के अंदर हमारे पास दो पार्टी हैं, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इजी है, एक ही अकाउंट बनता है इसके अंदर इन कंपेयर ऑफ अदर चैप्टर्स। तो कौन कौन से पार्टी है? कंसाइनर, पहला कौन है? कंसाइनर, और दूसरा पर्सन इज कॉल्ड कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में दो एंटिटीज हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड कंसाइनर और सेकंड इज कॉल्ड कंसाइनी। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिए बेचने के लिए, है ना। कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी हैं। तो कंसाइनर को अपना माल बेचना है, अपने गुड्स सोल्ड करने हैं। सपोज कल वो दिल्ली में रहता है और मुंबई में उसको माल सेल करना है अपना, तो या तो ब्रांच ओपन करे और उसके थ्रू माल बेचेंगे। तरीका ये है कि उसने अपना एक कंसाइनी अपॉइंट कर लिया कि ये माल कंसाइनी को देगा, कंसाइनी उस माल को आगे बेचेगा और जितना माल कंसाइनी बेचेगा उसके बदले में हम इसको कमीशन दे देंगे। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ब्रांच नहीं है ये, हम उसको एक जो भी हमारा गुड्स है उसका एक लॉट, एक बंच सप्लाई कर रहे हैं, उसको सेल करेगा और बदले में हम उसको कमीशन देंगे। तो कंसाइनर की बुक में हम बनाएंगे कंसाइनर्स बुक। तो कंसाइनर की बुक में बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसा आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स हमने कंसाइनमेंट बेसिस पर कंसाइनी को दिए सेल करने के लिए, सो दिस इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कैश। ब्रांचेस है क्या सर ये? नहीं, बिल्कुल तो ऐसे वो नहीं है। एक्सपेंस बाय कंसाइनर, माल पर जो कंसाइनर ने खर्चे किए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये दिल्ली में रहता है तो दिल्ली से माल मुंबई सेंड कर रहे हैं, रास्ते का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, माल का इंश्योरेंस, है ना, कुछ खर्चे जो कंसाइनर ने किए गुड्स के ऊपर। उसके बाद टू कंसाइनी, एक्सपेंस बाय कंसाइनी। क्या है यहां पर? एक्सपेंस बाय कंसाइनी। जो खर्चा किसने किया? कंसाइनी ने, माल को मिलने के बाद। जैसे माल ट्रांसपोर्ट से आया, फिर माल छुड़ाया, उसको गोडाउन में रखा। सर एक चीज फिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि एक्सपेंस जो कंसाइनर का वो भी इधर और कंसाइनी का भी इधर, क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि कंसाइनमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अच्छा। तो जो भी हमारे गुड्स हैं उसके जितने भी खर्चे हैं वो सारे कहाँ आएंगे? आपके डेबिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी ऑन डेबिट साइड। यहां पर क्या आएगा? बाय कंसाइनी, सेल। जो गुड्स कंसाइनी ने सेल कर दिए, माल कंसाइनी ने बेच दिया। और क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस पर जो भी माल बिकेगा उस पर हम क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो टू कंसाइनी, किसके नाम से कमीशन आएगा? टू कंसाइनी, कमीशन गिविंग टू कंसाइनी। और बाकी जो बचेगा, दिस इज योर इस टाइप से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद टू कैश,
एक्सपेंस बाय कंसाइनर, जो खर्चा किसने किया, कंसाइनर ने। फिर टू कंसाइनी, एक्सपेंस बाय कंसाइनी, कमीशन जो देंगे वो टू कंसाइनी कमीशन, और यहां पर जितने का माल उसने बेचा, और ये क्या आ गया हमारा, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। और साथ में क्या आएगा आपका, टू प्रॉफिट, क्या आएगा साथ में आपका, है ना, दिस इज योर प्रॉफिट। तो इसका बेसिक फॉर्मेट है जो हमें इसके अंदर फॉलो करना है। अब यहां पर जो कैलकुलेशन है वो पहली कैलकुलेशन है कि कमीशन कैसे निकालेंगे, और दूसरी कैलकुलेशन है कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी। इन खर्चों में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना गुड सेंड किया, कितना खर्चा कंसाइनर ने किया, कितना एक्सपेंस कंसाइन ने किया, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होती है। मेन जो कैलकुलेशन है वो किसमें आएगी, बाय, एक तो स्टॉक निकालने में कैलकुलेशन होगा और दूसरा कहाँ होगा, कमीशन निकालने में। तो इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन की। सर कमीशन में आएगी और दूसरी प्रॉब्लम में आएगी स्टॉक निकालने। कमीशन तीन टाइप के हैं इसके अंदर एक्चुअली, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। पहला कौन सा है, नॉर्मल कमीशन। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम इतना परसेंटेज कमीशन देंगे सेल पर, तो सिंपल कमीशन है। ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी कमीशन। जितना सेल किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन हमने कंसाइनी को दे दिया। सो दिस इज योर ऑर्डिनरी कमीशन। नहीं, कंसाइनी उसका पार्टनर नहीं है, वो भी अपना बिजनेस करता है, बट कंसाइनी उसकी हेल्प कर रहे हैं माल को बेचने में, और जितना वो माल बेचेगा उसके बदले में हम उसको कमीशन पे करेंगे। तो पहला कमीशन कौन सा है आपका, नॉर्मल कमीशन। ये सिंपली क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे परसेंटेज ऑन सेल, तो जो भी आपका सेल है उसका वो परसेंटेज फाइंड आउट कर लो, दिस इज योर नॉर्मल कमीशन। एक होता है डेल क्रेडिट कमीशन। दिस इज योर डेल क्रेडिट कमीशन फॉर दिस इज रिस्क ऑफ बैड डेट्स। क्या है ये आपका, रिस्क ऑफ बैड डेट्स। जैसे आपने कंसाइनी को माल दिया और उसने माल क्रेडिट पर बेच दिया, पैसे नहीं आए, तो अगर हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो जो रिस्क ऑफ क्रेडिट है वो किसका होगा, कंसाइनी का होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बट व्हेन वी यू आर नॉट गिविंग डेल क्रेडिट कमीशन और कल को बैड डेट्स हो गए तो वो नुकसान कौन भुगतेगा, कंसाइनर। माने कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, किस बात के लिए, कि भाई अगर आप क्रेडिट पर माल बेचोगे तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो आपसे पूरा पैसा लेंगे, चाहे बैड डेट्स हो या ना हो। बट यदि आपने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो रिस्क किसका हो जाएगा, कंसाइनर का। तो यहाँ 2 सिचुएशन है, इफ commission given and commission given, सपोज कर लो कमीशन आता है आपका 5,000 रुपए का और आपका बैड डेट्स हो गया 2,000 रुपए। कितना कमीशन है आपका, 5,000 रुपए, और कितना बैड डेट्स हो गया, 2,000 रुपए। तो जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे
तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये बैड डेट्स नहीं आएगा. वी विल शो ओनली डेल ट्रेडर कमीशन, क्योंकि दे दिया तो बैड डेट साइन कमीशन. सर ये कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है ना कंसाइनर अपने लिए ना. इन द बुक ऑफ कंसाइनमेंट क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट. तो ये अपने लिए बनाते हैं ना कि क्या क्या हम हाँ. जब तो डेल ट्रेडर कमीशन तो देगा वो, लेकिन बैड डेट्स को कहीं शो नहीं करेगा वो. क्यों? क्योंकि बैड डेट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बैड डेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंसाइन, क्योंकि हम उसको बदले में डेल ट्रेडर कमीशन दे रहे हैं. तो उसका अकाउंट तो आएगा बैड डेट. उससे हमें मतलब नहीं. हमें जो अकाउंट बनाने हैं वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही बनाने हैं. इफ कमीशन नॉट गिवन, अगर ये बैड डेट्स होता है तो कंसाइनी का अपना पर्सनल रिस्क है, उसके लिए कंसाइनमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. व्हेन डेल ट्रेडर कमीशन नॉट गिवन और फिर बैड डेट्स हो जाए तो उस केस में क्या होगा? व्हेन यू विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहां पे क्या आएगा? टू कंसाइनी और ब्रैकेट में बैड डेट्स. क्या आएगा? टू कंसाइनी और ब्रैकेट में क्या शो करेंगे? जो बैड डेट्स हुआ है कितना? 2000, क्योंकि आपने कमीशन दिया नहीं है. ऑर्डिनरी कमीशन तो आएगा. जो ये ऑर्डिनरी कमीशन है ये तो आने ही आना, ये अलग है. ये कौन सा कमीशन होता है? किस टाइप का होता है? ये डेल ट्रेडर कमीशन है, अलग से एक और एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं. नॉर्मल रिजल्ट लिखो ना लिखो आना है. सही इसी में होंगे क्वेश्चन में. ऑर्डिनरी तो गिवन होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. डेल ट्रेडर लिखा होगा, वर्ड लिखा होगा ये कि वी आर गिविंग डेल ट्रेडर कमीशन. तो डेल ट्रेडर कमीशन अगर दिया है तो बैड डेट्स की एंट्री नहीं आएगी, और अगर नहीं दिया तो फिर हमें बैड डेट्स को कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करना पड़ेगा, है ना. अगर हमने दिया है तो क्या करेंगे? उसको फिर हम बैड डेट्स, अगर हमने डेल ट्रेडर कमीशन नहीं दिया है सो जो भी आपका बैड डेट्स हो गया उसको हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करना पड़ेगा. तो ये आपका सेकंड ट्रीटमेंट था डेल ट्रेडर कमीशन. अब तीसरा पॉइंट देखिए. तीसरा होता है ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन दिस इज योर ओवरराइडिंग कमीशन. इस कमीशन में क्या होगा? जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि भाई आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पर बेचना है, तो हम आपको इसके बदले में कमीशन देंगे. हाँ, यदि आप इससे ज्यादा प्राइस पर बेच लोगे तो एक्सेस का जो अमाउंट है उसका आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा. दिस इज ओवरराइडिंग कमीशन. फॉर एग्जाम्पल, कंसाइनर ने उसको प्राइस दिया 500, तो उसने बोला भाई अगर आप 500 का बेचोगे तो आपको इसका 10% कमीशन हम देंगे. बट यदि आप 500 से ज्यादा का बेचोगे तो एक्सेस अबाउ 500, एक्सेस अबाउ 500 तो हम आपको ओवरराइडिंग कमीशन देंगे. लाइक 20%. ये 10% से अलग 10% से अलग है. 10% तो मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा वाली अमाउंट का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा. सपोज कर लो कंसाइनी ने इसको सेल किया 800 रुपए का, तो 500 रुपए का तो मिल गया 10%, और 800 माइनस 500 300 का मिल गया 20%. तो कितना मिला कमीशन? कुल मिलाकर 110 रुपए. तो ये जो 60 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिले कि जो हमने उसको कीमत दिया था उससे ज्यादा कीमत का ये माल बेच रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दिस इज योर ओवरराइडिंग कमीशन. क्या बोलेंगे इसको? ओवरराइडिंग माने ओवर द राइट.
जिस लेवल तक हमने आपको कहा था आप उस लेवल से ज्यादा रेट पे माल बेच लो, तो एक्स्ट्रा सेल पर वी आर गिविंग एक्स्ट्रा कमीशन टू कंसाइनी। क्या बोलेंगे इसको? ओवर राइडिंग कमीशन। तो 3 टाइप के पॉसिबल कमीशन है इसके अंदर। पहला मैंने बताया नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन, जो सिंपल लिखा होगा परसेंटेज ऑफ सेल। डेलीगेटेड इसलिए होता है फॉर द पर्पज ऑफ कवरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स। और तीसरा कौन सा हो गया? ओवरराइडिंग, कि जो कीमत दी गई उससे हायर रेट पर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उस हायर बेनिफिट का, हायर प्राइस का हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। और क्या बोलेंगे उसको? ओवर राइडिंग कमीशन। तो एग्जाम में डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। कमीशन किसी भी नेचर का हो, आएगा कहां? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कंसाइनी और ब्रैकेट में जो भी कमीशन है वो हम शो कर देंगे। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए। पूरा फॉर्मेट है इसका, हाउ विल वी कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। हाउ विल वी कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, इसका पूरा फॉर्मेट है, उसको अच्छे से समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन कैसे निकालें? 3 कॉलम्स बनाएंगे आप, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। ऐसे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो माल हमने उसको कंसाइनमेंट बेसिस पर दिया। सपोज जैसे हमने उसको 1000 यूनिट्स दी और उसका अमाउंट था 10,000। आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करना है। तो कौन कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ आएंगे, कहाँ ऐड होगा, कहाँ लेस होगा, उसको अच्छे से यहाँ समझना है। तो सबसे पहले आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद क्या आएगा? प्लस करेंगे एक्सपेंस बाय कंसाइनर, उन गुड्स पर जो भी खर्चा किसने किया, एक्सपेंस बाय कंसाइनर। फिर कंसाइनर उस माल पर किए, सपोज उसने इस पे 600 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना हो गया? 1000 यूनिट और अमाउंट हो गया 10,600। जब ये एक्सपेंस करेगा तो यूनिट में कुछ नहीं आएगा, खाली अमाउंट में हम इसको प्लस कर देंगे। अब यहां पे लेस करेंगे लॉस इन ट्रांजिट। अगर देखो एक्चुअली 2 प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्टेड है, हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को सेंड किया, तो वो लॉस जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल लॉस। और एक गलती से हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, जो ड्यू टू एन एबनॉर्मल इवेंट्स, तो वो क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल लॉस। तो अगर लॉस रास्ते में हुआ है, लॉस इन ट्रांजिट, तो जितना लॉस हुआ, सपोज कर लीजिए आपकी 50 यूनिट रास्ते में डैमेज हो गई, ये एबनॉर्मल कैटेगरी का होता है, नॉर्मल लॉस अलग गिवन होता है। तो 50 यूनिट का हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 10,600 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50। हाँ कुछ कितना हो गया?
10,600 divided by 1,000 multiplied by 50, 540, 530. इसको लेस कर देंगे 950 यूनिट 10,070 आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी। अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? वो सारे खर्चे जो कंसाइनी ने माल को गोडाउन तक पहुंचाने में खर्च किए, क्योंकि ये खर्चे रिपीट नहीं होंगे। जैसे गोडाउन का रेंट है वो रिपीट होगा, सेल के खर्चे वो रिपीट होंगे, माने वो खर्चे एक ही बार हो रहे हैं खाली, वो क्या बोलते हैं नॉन रिकरिंग खर्चे। तो नॉर्मली वो कौन से होते हैं? मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट से छुड़वाया और अपनी गोडाउन तक लेके गया, तो गोडाउन तक माल को पहुंचाने में जो खर्चा होगा, रास्ते का किराया, कार्टेज, वो सब इसमें आएगा। लेकिन गोडाउन में एक बार माल पहुंच गया फिर आगे ये खर्चे नहीं आए। माने जहां माल को रखना है उस प्लेस तक माल को पहुंचाने में जो खर्चा होगा, क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर खाली कौन से एक्सपेंस ऐड करने हैं? जो एक्सपेंस नॉन रिकरिंग नेचर के। सपोज कर लो इसने 330 रुपए खर्च कर दिए, तो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे ऐड करने, उसके बाद माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस यूनिट ऑनली। नॉर्मल लॉस की खाली यूनिट माइनस होगी, क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगा, जैसे 5% नॉर्मल लॉस हो गया, 2% नॉर्मल लॉस हो गया। तो जितना भी आपका नॉर्मल लॉस हुआ है हम उसकी खाली क्या माइनस करेंगे? वी विल डिडक्ट ओनली यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। जैसे आपको सपोज करिए 50 या सर आपको फिर 50 क्या करा था? 50 में तो नॉर्मल लॉस था, वो एबनॉर्मल लॉस था, रास्ते में जो हुआ था डैमेज जो गिवन होगा वो सब क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस लेस होगा, इसकी खाली यूनिट कम होती है, अमाउंट कम नहीं होता। तो 930 यूनिट हो गया, अमाउंट कितना हो गया? 10,400। कितना अमाउंट हो गया? 10,400। अब इसमें से कुछ गुड्स तो उसने बेच दिए, मतलब मैं ओवरऑल ये मान रहा हूं कि जो कंसाइनी के पास बेचने लायक गुड्स हैं, जिन गुड्स को वो सेल कर सकता है, वो कौन से हैं? 930 यूनिट। अब इसमें से उसने कुछ गुड्स तो बेच दिया होगा, और जो बाकी माल बचा हुआ होगा वो क्या होगा? स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक। सपोज कंसाइनी ने 930 में से 800 यूनिट्स को सेल कर दिया, तो कितना माल बच गया? 130 क्या होगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। या जैसे 930 गुड्स थे, 800 उसने सेल कर दिया, तो स्टॉक कितना बचा होगा? क्लोजिंग स्टॉक 130 यूनिट्स का। तो यहां पर अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 10,400 डिवाइडेड बाय 930 मल्टीप्लाइड क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। 10,400 divided by 930 multiplied by closing stock units। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है वो निकल जाएगा। एबनॉर्मल लॉस दो जगह हो सकता है, क्या है आपका? अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट भी तो कर रहे हो आप। ये अमाउंट आएगा आपको, दिस अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप हम अमाउंट निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है। दिस इज योर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, लॉस दो जगह हो सकता है, मैंने बताया, या तो रास्ते में होगा या
कंसाइनी के पास माल पहुंच गया तो उसके गोडाउन में लॉस हो रहा है। अगर रास्ते का लॉस है तो कहां आएगा? वो यहां लेस होगा। और अगर गोडाउन में लॉस हुआ है तो वो नीचे लेस होगा। अब वो भी कैसे आएगा? 10,400 डिवाइडेड बाय 930 मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। सर इसका मतलब क्या है? ये टेबल खत्म हो गई यहाँ पे 930 और 10400 पे। मानी यहाँ पर हम दो आइटम निकाल सकते हैं, एक तो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनी गोडाउन। एक्चुअली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 900 यूनिट्स 930 यूनिट थी, सपोज इसने 800 यूनिट्स को बेच दिया, अभी बचा कितना यूनिट्स? 130। अब 130 में सपोज करो 30 डैमेज हो गई तो स्टॉक कितनी यूनिट का बचेगा? 100 का, और डैमेज कितना हो गया? 30। तो यदि मैं इस फिगर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और यदि मैं इस फिगर को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लेकिन डिवाइड इसी पैटर्न से करना है। मतलब अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो डायरेक्टली क्या डिवाइड कर देंगे? मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और यदि अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है तो फिर 1 by 1 करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस। सर एक बार रिपीट करना, क्या अगर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है तो डायरेक्ट हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अगर नहीं और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर डायरेक्ट। ये दो भी 930 में 800 यूनिट्स बेच दिया, अब 130 बचता है। अब 130 में स्टॉक ही है, वी डू नॉट हैव एनी एबनॉर्मल लॉस, तो 130 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब सपोज 130 में 30 और डैमेज हो गई तो स्टॉक कितना बचा होगा? फिर 100 यूनिट्स का। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 यूनिट्स से। और ये किससे मल्टीप्लाइड होगा? 30 यूनिट से। माने 130 ही है एक्चुअली फिगर, वो उसमें से वो पोर्शन हमने अलग कर दिया जो हमारा एबनॉर्मली डैमेज हुआ था। एक बार पूरा पैटर्न दोबारा देख लेते हैं इसका। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया पूरा पैटर्न। ये सबसे पहले हमने क्या किया इसके अंदर? सबसे पहले हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे, यूनिट और उनका अमाउंट, फिर प्लस करेंगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, जितना भी खर्चा माल पर कंसाइनर ने किया। उसके बाद अगर रास्ते में कुछ माल डैमेज हुआ है तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, पहले खर्चा किया तो माल अभी कहाँ है? रास्ते में है ना। तो रास्ते में अगर डैमेज हुआ है तो कैसे होगा? 10,000 ये वाला अमाउंट अपॉन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट लॉस इन ट्रांजिट, तो इसका अमाउंट निकल जाएगा। उसको माइनस करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। नॉन रिकरिंग का मीनिंग मैंने बताया था आपको कि वो गुड्स माने माल को प्लेस ऑफ सेल, जहां से माल आगे बिकना शुरू होगा वहां तक पहुंचाने में जो खर्चा होगा, जो वन टाइम होगा। ये माल आपके पास आ गया तो गोडाउन तो रेंट आपको हर महीने देना पड़ेगा, सेलिंग खर्चे भी होंगे। तो वो खर्चे जो वन टाइम है, मतलब कौन से खर्चे होंगे? वो माल को गोडाउन तक पहुंचाने में। तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो कंसाइनी के हैं वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगर नॉर्मल लॉस है क्वेश्चन में तो उसकी यूनिट्स माइनस होंगी, अमाउंट माइनस नहीं होगा। उसके बाद अगर हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट अमाउंट अपॉन लास्ट यूनिट मल्टीप्लाइड क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। और यदि अब नॉर्मल लॉस निकालना है तो लास्ट अमाउंट अपॉन लास्ट यूनिट मल्टीप्लाइड एबनॉर्मल लॉस यूनिट। तो इस पैटर्न से हम इसका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। गुड्स कंसाइन्ड एट इनवॉइस प्राइस। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए अबव द कॉस्ट प्राइस, माने उसमें अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके। जैसे कोई गुड्स की कीमत 100 रुपए है लेकिन उसने उसको ऑलरेडी 120 रुपए के रेट से सेंड किया है, माने प्रॉफिट एलिमेंट उसके अंदर प्लस कर दिया। तो जब मैं इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 गुड्स
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये इनवॉइस प्राइस पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि माल का इनवॉइस प्राइस तो 1200 रुपए है और जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपए है ना, तो 200 रुपए का डिफरेंस क्या आ रहा है लोडिंग का। जब यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन लिखूंगा तो वो 1200 रुपए के रेट से आएगा। 1200 कैसे आया, उस माल का इनवॉइस प्राइस और जो उसके अंदर लोडिंग एलिमेंट है, जैसे लोडिंग कितना हुआ उसके अंदर 200 रुपए का, तो लोडिंग का हमें रिवर्स में एंट्री डालना पड़ेगा। यहाँ है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 और ब्रैकेट में क्या आएगा लोडिंग। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 और ब्रैकेट में क्या शो कर देंगे उसका लोडिंग, माने 1200 रुपए तो उसका इनवॉइस प्राइस हो गया और 200 रुपए किस चीज के हो गए उसके लोडिंग के हो गए। तो लोडिंग को आपको अलग से शो करना है। तो एक तो इनवॉइस प्राइस का ट्रीटमेंट यहां पर होगा, दूसरा जब मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा तो उसमें इनवॉइस प्राइस को प्लस करके, सॉरी लोडिंग एलिमेंट को प्लस करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने जो मेरा स्टॉक एट द एंड है उसका वैल्यूएशन किया और जितना यूनिट स्टॉक के अंदर बचा हुआ है उसका जो लोडिंग एलिमेंट बनता है वो इसमें प्लस हो जाएगा और इस लोडिंग को रिवर्स में शो कर देंगे, किस नाम से, टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लीजिए 1000 यूनिट मैंने सेंड किया, 120 रुपए इनवॉइस प्राइस के रेट से। कितना सेंड किया मैंने, 1000 यूनिट 120 रुपए इनवॉइस प्राइस के रेट से और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए। आप सपोज कर लीजिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा 30 यूनिट्स का है, 30 यूनिट का मेरा क्या है, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज ऑफ 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स का लोडिंग कितना आएगा, एक यूनिट पर जो लोडिंग है वो 20 रुपए का था क्योंकि 120 रुपए उसका इनवॉइस प्राइस था और 100 रुपए क्या था उसका कॉस्ट प्राइस। तो लोडिंग कितना हुआ एक यूनिट पर 20 रुपए का, तो 30 पर लोडिंग कितना होता है 600, तो 600 रुपए की लोडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी और 600 रुपए को दोबारा कहाँ दिखा देंगे, स्टॉक रिजर्व के नाम से। मैंने कुछ नहीं करना, वो लोडिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोडिंग एलिमेंट को ऐड करना है और उसके रिवर्स में एंट्री डालनी है। मतलब भाई लॉजिक ये हो गया कि मेरे को स्टॉक दिखाना है इनवॉइस प्राइस पर और इनवॉइस पे कैसे आएगा, जो भी मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा उसमें जितना यूनिट स्टॉक में बचा हुआ है उसका लोडिंग एलिमेंट उसके अंदर प्लस कर सकते। और स्टॉक रिजर्व अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो नहीं, स्टॉक रिजर्व तो निकालना पड़ेगा लोडिंग के साथ। तो अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का आएगा तो दो जगह ट्रीटमेंट होगी, एक तो गुड्स सेंड इनवॉइस प्राइस पे आएगा और लोडिंग की रिवर्स में एंट्री आएगी। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, जो स्टॉक एट एंड आएगा वो निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था यूजुअल वे में, और जो यूनिट है उसके अंदर उसका लोडिंग इसका प्लस करके अलग से डेबिट साइड में शो कर देंगे टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो ये आपका ट्रीटमेंट था गुड्स कंसाइंड एट, अगर हमने गुड्स कंसाइंड किया है उसको इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस माने अबव द कॉस्ट प्राइस। एक पॉइंट और है बस वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। आपने 1000 यूनिट्स को लिया, 1000 यूनिट्स और 128। नहीं, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 1000 यूनिट था और एक यूनिट का प्राइस 120 रुपए इनवॉइस प्राइस है। अच्छा, एक यूनिट का है, एक यूनिट का है और 100 रुपए एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस है। तो एक यूनिट पर लोडिंग कितना हो गया, 20 रुपीज का। स्टॉक में 30 यूनिट बचा हुआ है तो 30 का लोडिंग कितना हो गया 600 रुपए का। वो 600 से प्लस करके उसका
रिवर्स में एंट्री डाल देंगे। तो इसकी दो जब ट्रीटमेंट होगी ना लोडिंग की, तो क्लोजिंग में सिर्फ जो 30 यूनिट्स हैं, 30 यूनिट्स में ऐड 600 होएगा, 360 होएगा अमाउंट होता है। जो भी यहाँ पे स्टॉक का अमाउंट आएगा उसमें 600 रुपये प्लस कर देंगे। 30 है ना तो 360 हो जाएगा ना। 30 इंटू 20 600। और जो 30 यूनिट्स स्टॉक 30 यूनिट का तो स्टॉक का अमाउंट निकालेंगे ना आप, एज पर वैल्यूएशन जो भी रूल है उसका चार्ट जो बनवाया था मैंने लास्ट टाइम, अच्छा हाँ, चार्ट के हिसाब से जो भी स्टॉक का वैल्यू। कंसाइनी अकाउंट, ये भी कंसाइनर में बनता है। कंसाइनी अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनर्स बुक। जो दोनों ही कंसाइनर बना रहे हैं। हाँ, कंसाइनर की बुक में बनेगा कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी चाहे तो अपनी बुक में बना सकता है कंसाइनर का अकाउंट। ऐसे लिखा आ सकता है क्वेश्चन। कम है वैसे, मोस्टली ज्यादा आता है। कंसाइनी अकाउंट बहुत इजी है। जो भी हम कंसाइनी के साथ डील कर रहे हैं वो सारी डीलिंग किसमें आएगी? इन कंसाइनी अकाउंट के अंदर। जैसे आपने अभी क्या बनाया था इससे पहले, कंसाइनर तो उसमें जहां जहां कंसाइनी आया था उस सभी की रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगी। एक्सपेंस डेबिट में कंसाइनी ने माल बेचा तो बाय टू कंसाइनमेंट, सेल कंसाइनी ने खर्चे किए तो बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंस बाय कंसाइनी। जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी के नाम से एंट्री है उन सभी एंट्री की इसमें रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगी। अगेन बाय कंसाइनमेंट, कमीशन टू कंसाइनी, है ना। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये आता है कि जैसे हमने कंसाइनी को माल दिया, कंसाइनी को हमने अपने गुड्स दिए बेचने के लिए, तो कई बार हम उससे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, एडवांस मनी ले लेते हैं। कल को हमने उसको माल दिया और फिर हमें वो कुछ हेरा फेरी कर दे, माल ना बेचे या माल वापस ना करे तो रिस्क हो गया ना हमारा। गुड्स तो हमारे हैं ना, उसको तो खाली क्या मिल रहा था? कमीशन। तो हम उससे कुछ एज अ सिक्योरिटी या एज एन एडवांस मनी कुछ पैसा ले लेते हैं कि भाई जब हम लास्ट में जब आप माल बेचोगे तो ये जो आपका एडवांस मनी हमारे पास आया उसको हम वहां पर एडजस्ट करवा देंगे। तो वो जो एडवांस मनी अगर मैंने उससे लिया है तो वो यहाँ है बाय कैश या बाय बैंक, एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। क्योंकि कंसाइनर के पास तो पैसे आए तो वो क्या एंट्री बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सर ये वाली एंट्री जो है कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा? नहीं, नहीं, ये जो पैसा एडवांस मनी वाला है ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ये खाली किसमें आएगा? कंसाइनी के अकाउंट में। जब कंसाइनी से हम पैसे लेंगे, देखो कंसाइनी से हमने इतने पैसे वापस लेने हैं, माल बेचा ना उसने, खर्चों के पैसे हो गए, उसका कमीशन हो गया, और ये क्या हो गया? जो उससे हमने एडवांस लिया हुआ था। तो अपने आप ये बाय बैंक क्या निकल जाएगी? बैलेंसिंग फिगर, माने जो पैसे बचे हुए हम उससे और लेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने कंसाइनी को माल दिया बेचने के लिए, उसने माल बेचा तो इतने पैसे आ गए। सपोज उसने 5 लाख का माल बेच दिया तो 5 लाख रुपए कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए सेल। हमने उससे 50,000 रुपए एडवांस मनी लिया हुआ था, उसको उसने कुछ खर्चे किए थे 5,000 रुपए के, हमने उसको 25,000 रुपए कमीशन के देने हैं। तो हमने क्या बोला कंसाइनी को कि भाई ऐसा है, आपके पास 5 लाख रुपए आए हैं, 50 आप दे चुके हैं पहले, ये आपने खर्चा किया और ये आपका कमीशन है, तो इनको माइनस करके बाकी पैसा कंसाइनी हमें दे देगा।
माने 5 लाख का उसने सेल किया, 50,000 रुपए वो ऑलरेडी एडवांस मनी हमें दे चुका है, 5,000 खर्च किए, 25,000 फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, उसका कमीशन हो गया, तो बाकी कितने पैसे देगा, 5 लाख में से इन सभी को माइनस कर देंगे, तो 4,20,000 रुपीज हम उससे और लेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक हो गया। तो ये कौन बनाएगा अकाउंट, कंसाइनर की बुक में बनेगा कंसाइनी का अकाउंट। इन द बुक ऑफ कंसाइनर वी विल प्रिपेयर अकाउंट ऑफ कंसाइनी। आप जो कह रहे हो कि कई बार कंसाइनी वो भी बना देता है अकाउंट, तो उसमें कुछ एंट्रीज में इफेक्ट आएगा कंसाइनी? बिल्कुल, बहुत सिंपल है। अगर कंसाइनी अकाउंट बनाएगा तो वो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये इधर और ये इधर। बिल्कुल सही बात है। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका आएगा फर्क? नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं है। कंसाइनी का अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर। हाँ, तो कंसाइनर जब कंसाइनी का अकाउंट बनाता है तो उसमें वो दिखाता है कि मैंने कितने पैसे उससे लिए, कितने पैसे लेने हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी और जो हाँ, कंसाइनमेंट बाकी अकाउंट उसका है वैसे किस रहेगा? कंसाइनमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो उसका अपना है। ये जो कंसाइनर कंसाइनी से डील कर रहा है ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना पैसा लेना है, इतने पैसे वापस करना है, तो कंसाइनी अगर कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। इसने माना मैंने एडवांस मनी ली, वो क्या मानेगा, मैंने को एडवांस मनी दिया हुआ है, तो वो 2 कैश लिखेगा, एक्सपेंस के लिए 2 एक्सपेंस लिखेगा, कमीशन के लिए 2 कमीशन लिखेगा, सेल के लिए 22 कैश या 22 सेल लिखेगा। और ये जो बैंक बैलेंस यहाँ पे आया वही उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, 2 बैंक हो जाएगा, जैसे हमने हायर परचेज में किया था। हायर परचेज में हम वेंडर का अकाउंट बनाते थे इन द बुक ऑफ परचेजर और वेंडर की बनता था अकाउंट ऑफ परचेजर, है ना। तो वही सिस्टम यहाँ चल रहा है। वो हम जो भी उससे लेन देन कर रहे हैं उसकी सारी की सारी रिवर्स एंट्री पास आउट होगी। तो मेनली ये इसका फॉर्मेट है कंसाइनी अकाउंट।